अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक और इम्पॉर्टेंट ज्योतिष के सब्जेक्ट का डिस्कशन वाला वीडियो। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो चैनल आपकी बहुत काम का है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो भी ये बहुत काम का है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो समय पर पाते रहने के लिए। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथियों, इस विशेष और बेहद महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वैदिक ज्योतिष की एक ऐसी अद्भुत और अचूक शाखा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी ब्रांच के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आश्चर्यचकित रह जाता है इंसान, एकदम स्तब्ध रह जाता है, एकदम स्टन प्रेडिक्शंस यहाँ से निकल कर आते हैं। और उसका नाम है भृगुनंदी नाड़ी या नाड़ी ज्योतिष का एक पार्ट है। देखिए, नाड़ी ज्योतिष की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पारंपरिक कुंडलियों की तरह जटिल गणनाओं यानी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। उस उलझन के बजाय ग्रहों के आपसी संबंध, उनके गोचर यानी कि ट्रांजिट और उनकी युति यानी उनके कंजंक्शन के आधार पर सीधे और सटीक फलादेश किए जाते हैं। इस पद्धति में देवगुरु बृहस्पति को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, मुख्य माना गया है। नाड़ी ज्योतिष में बृहस्पति को जीव कारक माना गया है। आप खुद सेल्फ जीव, जैसे आप बाकी की ज्योतिष में आप लगन को, पहले घर को आप सेल्फ मानते हैं, वैसे यहाँ पर बृहस्पति से यानी जुपिटर से ही चार्ट की शुरुआत मानी जाती है। कुंडली की शुरुआत वहीं से, यानी जाता खुद। जहां भी कुंडली में बृहस्पति बैठते हैं, नाड़ी का लगन वहीं से शुरू होता है। इसके साथ ही शनि को कर्म या प्रोफेशन का कारक, बुध को बुद्धि का मालिक, व्यापार का मालिक, शिक्षा का मालिक, चंद्रमा को माता का मन का कारक और केतु को आध्यात्म, कानून, रुकावट या मोक्ष का कारक माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी ग्रहों से बनने वाले उन चुनिंदा नाड़ी के सूत्रों की चर्चा करेंगे जिन्हें अगर आप किसी की भी कुंडली पर अगर लगाएंगे तो आपको फलादेश कभी खाली नहीं जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही सटीक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही चौंकाने वाला सब्जेक्ट है। आइए सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए सूत्रों को गहराई से समझते हैं और उनके वास्तविक ज्योतिषीय तर्कों के साथ में समझते हुए आगे चलते हैं। नाड़ी ज्योतिष में बृहस्पति को जीव यानी स्वयं जातक की आत्मा, उसकी चेतना और उसके अस्तित्व का मुख्य कारक माना गया है। इसलिए बृहस्पति का संबंध जब भी दूसरे ग्रहों से बनता है, जब वो उसके साथ कनेक्शन में आते हैं नाड़ी में, तो वो सीधे सीधे जातक के भाग्य और जातक की दशा को तय करता है। इसी कड़ी में नाड़ी ज्योतिष का पहला और अद्भुत नियम यह कहता है साथियों कि जब भी गोचर में बृहस्पति जातक की कुंडली के नेटल शुक्र यानी जन्म कुंडली में जहां उनके शुक्र बैठा है, जब उस घर से शुक्र के ऊपर से गोचर करते हैं, उसे छूते हैं, तो जीवन में सफलता का एक स्वर्णिम दौर जरूर आता है। और धन की आवक, क्योंकि शुक्र जो है धन का मालिक है, रिप्रेजेंटेटर है, आवक बढ़ जाती है क्योंकि जुपिटर बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं चीजों को। इसके पीछे का गहरा तर्क यही है कि बृहस्पति स्वयं जातक के जीव रूप है, वहीं शुक्र ऐश्वर्य, समृद्धि और साक्षात धन लक्ष्मी के परम कारक होते हैं शुक्रदेव। और जब गोचर का जीव कारक जन्म के धन कारक के साथ हाथ मिलाएगा तो ये जीवन में रुके हुए सभी धन के मार्ग खोल देगा। इसी के विपरीत यदि बृहस्पति यानी कि जीव कारक दूसरे अपने ही बृहस्पति से दूसरे घर में, यानी जो आपका नेटल बृहस्पति जहां बैठा है, जहां से आपने लग्न बना लिया कुंडली को, जुपिटर को फर्स्ट हाउस में लेकर आ गए हैं, कुंडली को घुमाकर जुपिटर को पहले घर में विराजमान कर लिया आपने, और अब यहां से जुपिटर जहां भी बैठा है आपका, उसको आपने पहला घर बनाया, उससे जो दूसरा घर है तो दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के त्रिक भाव में अगर चला जाए, यानी जहां जुपिटर बैठा है उससे अगले घर के मालिक को देखिए, उस राशि के स्वामी को, अगर वो त्रिक भावों में छठे, आठवें, 12वें घर में अगर जाकर बैठ गया है तो जातक को जीवन भर धन की तंगी और भारी का आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका सीधा सा लॉजिक भी यही है कि बृहस्पति से दूसरा घर जो है वो जातक के जीवन का मुख्य धन कोष और संचय स्थान होता है। और जब इस धन का कोष का स्वामी उठकर कर्जे के छठे, आठवें, नुकसान के आठवें और खर्चों के 12वें घर में अगर चला जाता है तो उस जीव के पास पैसा कभी टिक नहीं पाएगा और वो हमेशा तंगी से जूझता रहेगा।
यदि इस धन के संचय को और गहराई से अगर आपको देखना हो तो यदि बृहस्पति से दूसरा या तीसरे घर में शुक्र और राहु की युति अगर बन रही हो तो ये एक अत्यंत रहस्यमय योग बन जाता है, जो जातक के पास में गुप्त या छुपा हुआ धन होने की प्रबल संभावना को दर्शाता है। यहां पर ज्योतिष तर्क ये काम करता है कि राहु का मूल स्वभाव ही अंधकार है, रहस्य है, और जीवन के नीचे छुपी हुई चीजों का भी रहस्य राहु के पास में है, क्योंकि ये केतु से संपर्क बनाता है हमेशा। जब ये धन कारक शुक्र के साथ मिलकर जीव के ठीक आगे बैठता है, यानी दूसरे घर या तीसरे में, तो ये धन को एक गुप्त रूप दे देता है, जिससे जातक को अक्सर वसीहत कह लीजिए, बीमा कह लीजिए, अप्रत्याशित स्रोतों से ऐसा धन दिलाता है जिसकी भनक समाज को बिल्कुल नहीं होती, अचानक से। और इसी व्यापारिक और आर्थिक सूझबूझ को अगर हम आगे बढ़ाते हुए बृहस्पति से दूसरे भाव में अगर बुध मिलता है, अपनी उच्च राशि कन्या में अगर मिल जाए, और ठीक उससे अगले यानी तीसरे घर में अगर शुक्र भी मिल जाए, तो ऐसा जातक ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट या बड़े कमर्शियल व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाभ कमाता मिलेगा। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि बुध हमारी बुद्धि है, वाणिज्य है, व्यापार है, गणनात्मक मस्तिष्क का कारक है, जो जीव से दूसरे भाव में उच्च का होकर जातक को कमाल की व्यवसायिक दूरदर्शिता तो दे देता है। अगर वो उच्च का भी ना भी हो तो भी मरकरी ऐसे ही काम करेगा। ठीक उसके आगे तीसरे भाव में यानी जातक के प्रयासों और संवाद का, बोली वाणी का, मार्केटिंग का जो घर है वो शुक्र है, साक्षात लक्ष्मी बनकर वहां पर बैठ जाए, जिससे जातक अपनी बुद्धि से जो भी सौदे करता है वो सीधे सीधे अकूट धन में तब्दील हो जाते हैं। यदि हम जातक के जीवन में यात्राओं और उसके विस्तार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो जब भी बृहस्पति खुद अपनी उच्च राशि कर्क में हो, जैसा अभी चल रहा है इस वक्त बृहस्पति गोचर में, चंद्रमा मीन राशि में अगर बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं जरूर करता है। इसका तार्किक आधार यह है कि कर्क और मीन दोनों ही पूर्ण रूप से जल तत्व की राशियां हैं, जिन्हें ज्योतिष में समंदर पार की यात्राओं से जोड़ा जाता है। और चूंकि चंद्रमा स्वयं गति का कारक है और मीन राशि काल पुरुष चक्र की अंतिम राशि होने के कारण सुदूर देशों को दर्शाती है, इसलिए उच्च का जीव कारक और चंद्रमा मिलकर जातक को बार बार 7 समंदर पार ले जाते हैं। देखिए, ये सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत लोग ये सोचे कि एग्जैक्ट ऐसी सिचुएशन तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं कि इस तरीके से भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर को लगन बनाकर आप चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। बस कारक तत्व समझिए उन चीजों का, उन ग्रहों का, उन राशियों का, उन घरों का, और चीजें सटीक बैठती चली जाएंगी। वैवाहिक जीवन और आपसी संबंधों को लेकर भी बृहस्पति के नाड़ी सूत्र बहुत ज्यादा सटीक काम करते हैं, जिसके अनुसार यदि बृहस्पति सिंह राशि में बैठकर बुध और शुक्र के साथ युति बना रहे हों, या फिर कुंडली में कहीं भी बुध या शुक्र का एक साथ बैठना हो जाए, तो जातक के जीवन में 2 विवाह होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि नाड़ी ज्योतिष में बुध को एक द्विस्वभाव यानी डबल ड्युअलिटी का, दोहराने वाली प्रवृत्ति का ग्रह माना गया। और जब यह विवाह के मुख्य कारक शुक्र के साथ बैठ जाए, मेल के चार्ट में स्पेशली, तो वैवाहिक जीवन में विकल्प और दोहराव की स्थिति पैदा करेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि जन्म कुंडली के किसी भी एक भाव में बृहस्पति और शुक्र अगर एक साथ स्थित हो जाए, यानी जीव कारक के साथ ही शुक्र बैठ गया है, तो जातक और उसकी पत्नी का जन्म स्थान देखिएगा एक ही शहर या एक ही कस्बे का होने का योग बन जाता है। यानी उसी शहर से होते हैं, उसी कस्बे से होते हैं, क्योंकि जब पति जो कारक है बृहस्पति का, जीव का, और पत्नी जो है वो शुक्र आकाश मंडल में एक ही घर में अगर बैठे हैं, तो उनकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा भौतिक धरातल पर भी उनके जन्म स्थान को एक दूसरे के बहुत करीब केंद्रित कर देती है। इसी के विपरीत यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और बुध का एक साथ एक ही घर में बैठना हो जाए, तो जातक को मानसिक रूप से कभी शांति नहीं मिलती और उसका मन हमेशा अशांत और उद्विग्न बना रहता है। इसका गहरा मनोवैज्ञानिक और ज्योतिष तर्क यह है कि बृहस्पति गहन ज्ञान और परिपक्वता, मैच्योरिटी के कारक है, जो ठहराव से आता है, जबकि बुध चंचल बुद्धि, एक राजकुमार है, एक बालक है बुध, चंचल बुद्धि और तर्क का कारक है, जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, गणित, गुणा भाग,
चीज़ों का कैलकुलेशन लगाते रहना, क्योंकि छठे साइन का कारक है बुध, कैलकुलेटिव राशि का मालिक है, लगातार सोचने वाला इंसान बनाता है, दिमाग कभी शांत नहीं रहेगा ऐसे का। जब ज्ञान और चंचल तर्क ही आपस में टकराते हैं तो जातक हर छोटी छोटी चीज का बहुत ज्यादा गहराई से विश्लेषण यानी ओवर एनालिसिस करने लग जाता है, जिससे उसकी मानसिक शांति पूरी तरीके से भंग हो ही जाएगी। यदि हम उम्र के पड़ाव और समय के चक्र को देखें तो बृहस्पति से 12वां घर यानी उससे पिछले घर में अगर कर्म फलदाता शनिदेव विराजमान हो जाएं तो बृहस्पति के तीसरे चक्र के दौरान यानी जातक की उम्र के लगभग 38वें वर्ष के आसपास उसे बड़े विवाद, अदालत के झगड़े या भारी पारिवारिक सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे गोचर का एक बहुत ही सटीक गणित काम करता है, जिसके अनुसार बृहस्पति 12 वर्ष में अपना एक पूरी कुंडली का एक चक्कर लगा लेता है, क्योंकि बृहस्पति एक घर में एक राशि में एक साल के लिए रहते हैं, तो 12 साल में वहीं 13वें साल में वहीं पहुंच जाते हैं जहां बृहस्पति आपके जन्म के समय थे। और जब जातक 36 साल का हो जाता है तो बृहस्पति अपने मूल स्थान पर आकर तीसरा चक्र शुरू कर देते हैं, और इसके ठीक बाद 37वें और 38वें साल के गोचर में बृहस्पति आगे बढ़ते हुए ठीक उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जन्म का शनि इफेक्ट डाल रहा है, जो कि ठीक 12वें घर में बैठा है। चूंकि शनि न्याय और कर्म दंड के देवता हैं, इसलिए जीव का सामना जब 12वें यानी बंधन और खर्चों के घर में बैठे शनि से होगा तो जातक को पिछले कर्मों के कारण एक बहुत बड़े संघर्ष और परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। सूत्रों को लगाइएगा साथियों। आइए अब हम काल पुरुष के मुख्य कर्म कारक और आजीविका के स्वामी शनि देव से जुड़े सूत्रों को गहराई से समझते हैं। उनके वास्तविक ज्योतिषीय विज्ञान के साथ आपको समझाते हुए चलता हूं। नाड़ी ज्योतिष में शनि को आपके करियर, आपके प्रोफेशन और इस जीवन में किए जाने वाले भौतिक कर्मों का आधार माना गया है। इसलिए शनि का संबंध जब भी दूसरे ग्रहों से बनता है तो वो सीधे सीधे जातक की आजीविका की दिशा तय करता है। इसी संदर्भ में नाड़ी ज्योतिष का एक बहुत ही अचूक नियम कहता है कि यदि कुंडली में शनि देव का संबंध सूर्य और केतु दोनों से बन रहा हो, यानी शनि इन दोनों ग्रहों को अगर देख रहे हो, या फिर शनि स्वयं सूर्य की राशि में बैठे हो, सिंह राशि में अगर बैठे हो, यानी शनि से दूसरे घर में सूर्य स्थित हो, तो इन सभी स्थितियों में जातक को सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कर्म कारक सूर्य है, शनि है, सूर्य से जुड़ गए। सूर्य ब्रह्मांड के राजा है, सत्ता है, प्रशासन है, सरकार के परम कारक है। केतु झंडा है, जो फ्लैग मिलता है मंत्री को, ऊंचाई और सरकारी महकमे की आधिकारिक मोहर का प्रतिनिधित्व करता है। जब कर्म का स्वामी शनि साक्षात सूर्य और सत्ता के ध्वज यानी केतु से संबंध बना ले तो कर्म सीधे सीधे शासन और प्रशासन से जुड़ जाता है। इसी तरीके से यदि शनि से तीसरे घर में बृहस्पति और ठीक आगे चौथे घर में अगर केतु विराजमान हो तो ऐसा जातक किसी धार्मिक संस्थान, ट्रस्ट या आध्यात्मिक संगठन से जुड़कर सेवा कार्य करता है। इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि शनि कर्म से तीसरे घर में बृहस्पति धर्म और ज्ञान का प्लैनेट आकर बैठ गया, और उसके ठीक आगे चौथे घर में यानी सुख और सुख के स्थान पर केतु संन्यास, वैराग्य और मोक्ष का प्लैनेट आ गया, जिससे जातक का कर्म अपने आप स्वाभाविक रूप से धर्म और अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि देवगुरु बृहस्पति यानी जीव कारक से अगर 11वें घर में शनिदेव बैठे हों, बृहस्पति को लगन बनाया आपने, वहां से 11वें घर में अगर बृहस्पति शनिदेव बैठे हो तो भविष्य में जब भी गोचर का शनि घूमते हुए इस बृहस्पति को स्पर्श करेगा गोचर में, तो जातक का सबसे बेहतरीन और प्रगति का समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाभ भाव 11वें का स्वामी जो वहां बैठा शनि जब स्वयं जीव कारक बृहस्पति के ऊपर से गुजरेगा तो उसको एनर्जी देगा लाभ की, और वो उसके जीवन में कर्म के माध्यम से बहुत बड़ी सफलता और तरक्की को लेकर आता है। जातक के कार्य क्षेत्र की वास्तविक प्रकृति को अगर आपको जानना है तो उसे जानने के लिए नाड़ी ज्योतिष में शनि से भावों की गणना बहुत मायने रखती है, जिसके अनुसार यदि शनि से 10वें भाव में 10th हाउस फ्रॉम सैटर्न अगर वृश्चिक राशि आती हो तो जातक किसी फैक्ट्री में स्टील, लोहा, मशीनरी या भारी धातुओं से संबंधित कोई काम करता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क आपको बता दूं, वो ये है कि शनि से 10वां भाव जातक का मुख्य कारक क्षेत्र है, और वृश्चिक राशि
कालपुरुष चक्र की 8वीं राशि होने के कारण जमीन के नीचे की खदान, आग, भट्टी और मंगल के आधिपत्य के कारण कच्चा लोहा और मेटल रिफाइनरी को दर्शाती। 8वां घर मैन्युफैक्चरिंग का भी है, जिससे ये आजीविका लोहे और स्टील की फैक्ट्रियों से जुड़ जाती है। इसी प्रकार अगर शनि से 10वें घर में साक्षात सूर्य देव आकर बैठ जाएं तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उच्च पद और प्रशासनिक अधिकार यानी हाई अथॉरिटी पोस्ट प्राप्त करता है, क्योंकि कर्म स्थान पर राजा सूर्य का बैठना जातक को अपने प्रोफेशन का लीडर और कमांडर बना देता है। वहीं दूसरी ओर यदि शनि से ठीक अगले यानी दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि अगर पड़ रही हो, शनि से दूसरे को अगर बृहस्पति देख रहे तो जातक किसी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कार्यरत होता है, क्योंकि शनि से दूसरा भाव कर्म की पूंजी और वाणी का भाव है। जब ज्ञान के सागर बृहस्पति उस पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो जातक अपनी बुद्धि और ज्ञान को बांटने को ही अपना पेशा बना लेगा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी सावधानी का सूत्र भी आता है साथियों। जब भी शनि अपने गोचर के दूसरे चक्र के दौरान यानी जातक की लगभग 57 से लेकर 57 से लेकर 60 ईयर्स की जब उसकी एज के आसपास चल रहा होता है उसका जीवन, तो कुंडली के मूल 6ठे घर को जब शनि उस वक्त स्पर्श करता है तो जातक के मान सम्मान, नाम और सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई ना कोई बाधा, कलंक या कानूनी दिक्कत आने का खतरा रहता है, क्योंकि 6ठा घर रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन का होता है। और जब कर्म का स्वामी वहां पर गोचर करता है तो पुराने छिपे हुए विवाद अचानक से सामने आ जाते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग दैट पॉइंट जो मैं आपको देना चाहता हूं। व्यापार के विस्तार और करियर में बड़े बदलावों के मामले में गोचर का जो शनि है वो बहुत ही चमत्कारी भूमिका निभाता है, जिसके अनुसार जब भी गोचर का शनि कुंडली के मूल शुक्र को, आपका नेटल शुक्र जो है उसको, या शुक्र से 11वें भाव को अगर स्पर्श करता है तो नौकरी पेशा लोगों के करियर में नए और सकारात्मक आयाम जुड़ते हैं और व्यापारियों के बिजनेस का तेजी से विस्तार होता है। इसका तार्किक आधार यह है कि शुक्र ऐश्वर्य और धन के साथ साथ आपके भौतिक सुखों का भी कारक है, और जब कर्म का अधिपति शनि धन कारक शुक्र के प्रभाव में आ जाता है तो वो व्यापार और आजीविका को सीधे आर्थिक लाभ यानी फाइनेंशियल ग्रोथ में बदल देता है। इसी तरीके से जब गोचर का शनि सूर्य को स्पर्श करता है तो जातक के प्रोफेशन में बहुत बड़ी उन्नति, सत्ता का लाभ या बड़ा प्रमोशन मिलता है, क्योंकि राजा सूर्य जब कर्म के देवता शनि से गोचर में मिल जाते हैं तो जातक के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होना तय है। यदि हम स्वतंत्र व्यवसाय की बात करें तो यदि शनि से दूसरे घर में तुला या वृषभ राशि का शुक्र बैठा हो तो जातक सोना, चांदी, हीरे या महंगे आभूषणों, गोल्ड एंड ज्वेलरी के बिजनेस में अपार सफलता पाता है, क्योंकि शनि से दूसरा घर स्वयं धन संचय का है, अपने व्यापार से धन, और शुक्र अपनी ही राशियों में बैठकर आभूषणों, कला और सौंदर्य प्रसाधनों के व्यापार में जातक की तिजोरी को भर देता है। इसके विपरीत यदि जन्म कुंडली में शनि के साथ साक्षात मंगल देव की युति हो जाए तो जातक अपने करियर में कदम कदम पर भारी रुकावट, मतभेद, कंट्रोवर्सीज और अंतहीन संघर्षों का सामना करना पड़ता है। देखिएगा किसी के चार्ट में आपको पता चलेगा। इसका लॉजिक यह है कि शनि ठंडे स्वभाव का धीमा और अनुशासन प्रिय ग्रह है, जबकि मंगल अग्नि है, जल्दबाजी है, एनर्जी का, ऊर्जा का कारक है। जब ये दोनों परम शत्रु ग्रह एक साथ कर्म के भाव में बैठ जाते हैं तो जातक की आजीविका में ब्रेक और एक्सीलेटर एक साथ दबने जैसी स्थिति हो जाती है। आप एक्सीलरेट भी कीजिए गाड़ी को और ब्रेक भी लगा के रखिए, टायर एकदम से स्किड करेंगे और धुआं उठने लगेगा, तो एकदम से दबाव बन जाता है, जिससे कार्यों में बार बार रुकावट आती है। अगर हम केमिकल और लिक्विड इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों को देखें तो यदि शनि से दूसरे घर में केतु मेष, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशि में बैठ गया है तो जातक केमिकल इंडस्ट्री, लेबोरेटरी, रासायनिक पदार्थ और दवाइयों से जुड़े हुए काम में जाता है। इसके पीछे का गहरा ज्योतिषीय लॉजिक और रहस्य यह है कि केतु को नाड़ी में सूक्ष्म तत्वों, रसायनों, जीवाणुओं, दवाओं का कारक माना जाता है, और जब वो शनि यानी कर्म से आगे इन चारों मजबूत राशियों में बैठता है जो मैंने बताया, तो जातक की आजीविका को केवल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या मेडिकल रिसर्च की तरफ मोड़ेगा। अंत में
अगर कुंडली में शनिदेव स्वयं मकर राशि में विराजमान हो और शुक्र देव कुंभ राशि में बैठे हों, तो ऐसे जातक लिक्विड, वाइन, स्पिरिट, पेट्रोलियम या अन्य तरल पदार्थों से जुड़े व्यवसायों में गहरी रुचि रखता है और इसी से धन कमाता है। इसका तार्किक प्रभाव यह है कि मकर और कुंभ दोनों ही शनि की खुद की राशि है, जिससे यहां ग्रहों का तत्काल संबंध यानी इमीडिएट रिलेशनशिप बन जाता है। मकर पृथ्वी तत्व की राशि है जो धरातल के कर्म को दर्शाती है, और कुंभ वायु तत्व की राशि होने के बावजूद एक घड़े यानी पॉट को, एक मटके को इसका प्रतीक चिन्ह से जानी जाती है, जो लिक्विड और संचय को भरता है। इसलिए जब शुक्र इस घड़े में बैठता है और शनि का प्रभाव होता है, तो जातक तरल और विलासिता से जुड़े लिक्विड्स जैसे शराब है, लग्जरी में, इसके व्यापार से समाज में अपनी पहचान बनाता है, या कोई फ्लेवर्ड लग्जरी लिक्विड ड्रिंक्स बना सकते हो। आइए अब हम आकाश मंडल के सबसे गतिशील, सबसे सेंसेशनल, संवेदनशील और रानी के पद पर आसीन ग्रह यानी चंद्रमा से जुड़ी हुई नाड़ी के सूत्रों को उनके वास्तविक ज्योतिष विज्ञान के साथ समझते हैं। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में चंद्रमा को जातक का मन, उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं, उसकी मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक स्थिति और साक्षात जन्म देने वाली माता का मुख्य कारक माना गया है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति जातक के आंतरिक सुख को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसी संदर्भ में नाड़ी ज्योतिष का एक बहुत ही व्यापारिक, एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक नियम कहता है कि यदि किसी पुरुष की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र अगर एक साथ बैठे हों, या ट्राइन में संबंध बना रहे हो, या आगे पीछे बैठे हो एक दूसरे के, तो ऐसा जातक अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति का होता है और कई स्त्रियों से संबंध बनाने की इच्छा रखने वाला बना देता है इंसान को, मेल को। साथ ही यही प्रभाव तब भी देखा जाता है जब चंद्रमा शुक्र की राशियों यानी वृषभ या तुला में बैठ जाए, तो भी यही हाल होगा। इसके पीछे का तर्क यही है कि चंद्रमा और शुक्र दोनों ही जल तत्व प्रधान और अत्यंत संवेदनशील स्त्री ग्रह होते हैं। जहां चंद्रमा जातक का मन और कल्पनाशीलता है, वहीं शुक्र जो है वो आकर्षण, सौंदर्य, काम, इच्छा यानी डिजायर्स के कारक होते हैं। जब मन का स्वामी साक्षात आकर्षण के कारक के साथ युति करता है या उसकी कामुक राशियों में जाता है, तो जातक के भीतर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और कामुक कल्पनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है, इमेजिनेशन। यदि हम यात्राओं के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि चंद्रमा यात्राओं का भी कारक है, तो जब चंद्रमा मीन या वृषभ राशि में स्थित हो, या फिर देवगुरु बृहस्पति से 9th हाउस में, भाग्य भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो जातक अपने जीवन में कम से कम एक बार 7 समंदर पार विदेश यात्रा करता जरूर है। इसका लॉजिक यह है कि चंद्रमा खुद गति, यात्रा और बदलाव का कारक है, और मीन और वृषभ दोनों ही जल और पृथ्वी तत्व के ऐसे तत्व हैं जो सुदूर यात्राओं को पोषित करते हैं। वहीं जीव से यानी बृहस्पति से 9वें भाव में यात्रा कारक में चंद्रमा का बैठना जातक के भाग्य को ही यात्राओं के माध्यम से उदय भी करता है, यानी यात्राएं करेगा तो उसका भाग्य भी बढ़ेगा, एक्टिवेशन ऑफ लक। इसके विपरीत अगर चंद्रमा शनि की वायु तत्व की राशि कुंभ में बैठा हो, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाता है और अपने जीवन में अनेक तीर्थ यात्राएं संपन्न करता है, क्योंकि कुंभ राशि काल चक्र की 11वीं राशि होने के कारण संतों की संगति, दार्शनिकता, फिलॉसफी, गहरे आध्यात्मिक संचय को दर्शाती है, जिससे जातक का चंचल मन यानी कि चंद्रमा ज्ञान और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, उसी लाइन पे जाता है, वो फिलोसोफर बनता है। ये वही लोग होते हैं जिनके पास लोग बैठकर घंटों उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। कथावाचक भी यहीं से देखे जाते हैं। माता के स्वास्थ्य, स्वभाव और उनके जीवन के संघर्षों को लेकर चंद्रमा के सूत्र बहुत ही गहरे और सटीक बैठते हैं, जिसके अनुसार अगर जीव कारक बृहस्पति से 6ठे घर में चंद्रमा बैठा हो, तो जातक की माता को अक्सर कोई ना कोई पुरानी या शारीरिक बीमारी घेरे रहती है, क्योंकि 6ठे घर में चला गया बृहस्पति से 6ठा रोग ऋण शत्रु का, माता वहां पर जाकर बैठ गई है, मून। इसका तर्क यही है, शत्रुओं के घर में जब माता कारक चंद्रमा स्वयं जातक के रोग भाव में आकर बैठ जाएगा, तो जातक के जीवन में माता का सुख उनके खराब स्वास्थ्य के कारण प्रभावित जरूर होगा।
इसी तरीके से यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए तो जातक की माता बहुत ही हावी होने वाले स्वभाव यानी डोमिनेंट नेचर की या थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की होगी, अनप्रेडिक्टेबल नेचर वाली होगी, कब किस बात पे बुरा लग जाए, कब किस बात पे भड़क जाए। इस युति के कारण जातक के जन्म के समय उसकी माता को कोई बहुत बड़ी शारीरिक या मानसिक पीड़ा से गुजरना भी पड़ेगा। इसका कारण यह है कि राहु एक छाया ग्रह है, भ्रम का ग्रह है, इल्यूजन देता है, कंफ्यूजन देता है, उग्रता कारक ग्रह। तो जब चंद्रमा यानी माता को ग्रहण लग जाता है राहु के साथ, तो माता के स्वभाव में एक मानसिक उद्वेग या आक्रामकता आ जाती है। और चूंकि राहु अचानक होने वाले संकटों का कारक है, इसलिए जातक के जन्म यानी प्रसव के समय माता को मृत्यु तुल्य कष्ट या भारी ऑपरेशन जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। यदि यहीं पर चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन में बैठकर नीच का हो जाए तो भी माता का जीवन बहुत कष्टमय होता है और वो हमेशा गहरे डिप्रेशन या मानसिक तनाव में रहती है, क्योंकि वृश्चिक राशि कालपुरुष के 8वें घर की राशि है जो गहरा गड्ढा, मलबा और पीड़ा को दर्शाती है, जहां जल का कारक चंद्रमा पूरी तरीके से दूषित और कमजोर हो जाता है। गड्ढे में पानी डालेंगे, ब्लॉक हो गया, मलबे में पानी गया तो मलबा उसे पी जाएगा। तो चंद्रमा को चाहिए मूवमेंट, चंचलता, वो बह नहीं पाएगा, जकड़ गया, एक जगह बंद गया, कमजोर पड़ गया। संपत्ति और पारिवारिक सुख के एक अन्य सूत्र के अनुसार अगर माता कारक चंद्रमा से ठीक चौथे घर में राहु बैठ जाए, यानी जहां चंद्रमा है वहां से अगर चौथा घर देखे और वहां राहु मिल जाए तो जातक को माता और पिता दोनों का सुख बहुत कम मिलता है, क्योंकि चंद्रमा से चौथा घर माता के सुख का और माता के घरेलू वातावरण का होता है, जहां पर राहु का बैठना पारिवारिक सुख में विघटन और बिखराव पैदा कर देता है। वैवाहिक और पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से चंद्रमा के गोचर और स्थिति का बहुत गहरा प्रभाव होता है, जिसके अनुसार यदि चंद्रमा से ठीक अगले घर में राहु बैठा हो तो जातक खुद हमेशा मानसिक रूप से परेशान, भ्रमित और तीव्र तनावग्रस्त रहता है खुद, क्योंकि मन चंद्रमा है, जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है अगले घर में उसे राहु मिल जाएगा, अंधकार है, अनिश्चितता है, जिससे जातक का आत्मबल कमजोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि चंद्रमा से ठीक अगले घर में शुक्र बैठा हो तो नाड़ी ज्योतिष ये कहती है कि इसे मधुर वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई कलह या आंतरिक असंतोष बना रहता है। इसका लॉजिक यह है कि शुक्र विवाह का कारक है और जब वो चंद्रमा जो कि लगातार घटने बढ़ने फ्रीक्वेंसी चंचल ग्रह के सामने जाकर बैठ गया अगले में घर में, तो ठीक आगे जब वो बैठा है तो जीवन साथी की अपेक्षाएं और जातक का मन कभी एक धरातल पर नहीं मिल पाते। इसी कड़ी में अगर चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने यानी कि समसप्तक यानी कि 1 और 7 के एक्सिस पर बैठे हो, 180 डिग्री पर बैठे हो, आमने सामने के घर में बैठे हो, तो जातक को विवाह के बाद अपनी माता का सुख या सानिध्य मिलना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि दोनों स्त्री ग्रह एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो जातक के जीवन में सास और बहू के बीच यानी उसकी मदर जो उसकी पत्नी की सास बन गई और उसकी पत्नी यानी जो उसकी मदर की बहू बन गई, तो ये जो दोनों सास बहू हैं इनके बीच में वैचारिक मतभेद और दूरियां पैदा हो जाती हैं, जिससे जातक जो है वो चक्की के 2 पार्ट के बीच में पिसता चला जाता है, दोनों के बीच में। इधर जाऊं तो ये नाराज हो, उधर जाऊं तो वो नाराज हो। लेकिन भूमि और चंचल संपत्ति, भूमि और अचल संपत्ति फिक्स्ड असेट्स के मामले में चंद्रमा एक बहुत खूबसूरत योग भी बनाता है, जिसके अनुसार यदि जीव कारक बृहस्पति से दूसरे घर में चंद्रमा बैठ जाए और ठीक चौथे घर में मंगल विराजमान हो जाए वहां से, तो जातक को अपनी माता के माध्यम से बहुत बड़ी पैतृक संपत्ति, मकान या भूमि का सुख जरूर प्राप्त होता है। वैज्ञानिक तर्क यह है कि बृहस्पति जातक खुद है, उससे दूसरा घर उसका धन, उसका कुटुंब है, जहां माता का कारक चंद्रमा बैठ गया, और चौथा घर जो है वो सुख और भूमि का है, जहां स्वयं भूमिपुत्र मंगल अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में बैठे हैं, जिससे माता और भूमि का ये अनूठा संबंध जातक को बिना किसी प्रयास के बड़ी अचल संपत्ति का लाभ दिलाता है।
और इसके विपरीत अगर चंद्रमा का संबंध कुंडली में शनि और केतु दोनों के साथ एक साथ बन रहा हो तो जातक का मन इस नश्वर संसार से पूरी तरीके से विरक्त हो जाता है और वो संन्यास ग्रहण करने के बारे में सोचता है, कटा कटा रहता है, सोशलाइज कम होता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, उस पर जब कर्म और वैराग्य के देवता शनि का प्रभाव होता है और साथ में मोक्ष और मुक्ति के कारक परम कारक केतु का आध्यात्मिक अंकुश लग जाता है तो जातक भौतिक सुखों को छोड़कर परम तत्व की खोज में निकल पड़ता है। अंत में यदि चंद्रमा से ठीक 7वें घर में यानी बिल्कुल सामने साक्षात देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो ऐसे जातक अपने बड़े से बड़े शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त कर लेता है और उन्हें पूरे तरीके से अपने निर्णय में रखने की दिव्य क्षमता रखता है। इसका लॉजिक आधार यह है कि जब चंद्रमा यानी मन के कारक के ठीक सामने ज्ञान, विवेक और ईश्वर की कृपा, दैवीय कृपा के साक्षात मालिक बृहस्पति बैठे हैं तो जातक का मानसिक दृष्टिकोण इतना ज्यादा बैलेंस, संतुलित, शांत और नीतिवान हो जाता है कि शत्रु चाहकर भी उसका कोई नुकसान नहीं कर पाते और उसकी सूझबूझ के आगे घुटने टेक देते हैं। तो आइए साथियों, अब हम राजकुमार ग्रह यानी कि बुध देव से जुड़े हुए सूत्रों का विश्लेषण करते हैं, जिन्हें नाड़ी ज्योतिष में हमारी बुद्धि, हमारी मेंटल एबिलिटी, तार्किक क्षमता, हमारी शुरुआती जो पढ़ाई है, प्रारंभिक शिक्षा जो हम 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, वाणी और व्यापार का परम कारक माना जाता है। इसी संदर्भ में नाड़ी ज्योतिष का एक बहुत ही सटीक और व्यवहारिक नियम यह कहता है साथियों कि अगर कुंडली में बुध और मंगल एक साथ बैठ जाएं या फिर मंगल से अगले घर में बुध आ जाए तो जातक की शिक्षा में कोई ना कोई बड़ी रुकावट, ब्रेक या बाधा जरूर आती है और उसकी पढ़ाई कभी सुचारू रूप से नहीं चल पाती। साथ ही ये जो युति है, बुध से पीछे के घर में मंगल का बैठना, ये जातक को जीवन में कम से कम एक बार कोर्ट कचहरी या कानूनी विवाद का तो सामना जरूर करवाती है। ज्योतिषीय तर्क इसके पीछे यह होता है कि बुध हमारी बुद्धि, एकाग्रता और विद्या का कारक है, जबकि मंगल तीव्र अग्नि, क्रोध, विवाद और भूमि हथियारों का प्रतिनिधित्व करता है। जब शांत और कोमल बुद्धि यानी बुध पर उग्र या आक्रामक ग्रह मंगल का सीधा प्रभाव पड़ता है तो जातक की बुद्धि में भटकाव या जल्दबाजी आ जाती है, जिससे विद्या बीच में ही छूट जाती है। और चूंकि मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, इसलिए यह बुद्धि को कानूनी विवादों में घसीट भी लेता है। और इसी के विपरीत अगर बुध अपनी उच्च राशि कन्या में अकेला बैठा हो तो जातक तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत शार्प माइंडेड और असाधारण स्मरण शक्ति यानी उसकी मेमोरी पावर बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण और उच्च राशि है, जहां उसकी बौद्धिक और विश्लेषणात्मक क्षमताएं अपने चरम पर होती हैं। अगर इस उच्च के बुध के साथ कला और ऐश्वर्य के कारक शुक्र भी आकर बैठ जाएं या कनेक्शन बना लें, 159, 17 या 2-12 का संबंध बना लें, तो फिर ये दोनों ग्रह एक साथ मिलकर अपनी स्वय राशि मिथुन या कन्या में अगर बैठे हो, अगर मान लीजिए, तो जातक न केवल अत्यंत बुद्धिमान होता है बल्कि उसे जीवन में मान सम्मान, यश और अटूट धन दौलत बहुत आसानी से मिल जाता है। इसका लॉजिक ये है कि बुद्धि यानी बुध जब साक्षात धन लक्ष्मी और आकर्षण शुक्र से जुड़ते हैं तो जातक अपनी वाणी और बौद्धिक चातुर्य से समाज को आकर्षित करके भारी धन संचय करने में सफल हो जाता है। करियर और ज्ञान के क्षेत्र में बुध के बाकी के दूसरे ग्रहों के साथ संबंध बहुत ही अद्भुत परिणाम देते हैं साथियों, जिसके अनुसार अगर बुध से दूसरे घर में बृहस्पति और सूर्य एक साथ आकर बैठ जाएं तो जातक को देश के कानूनों यानी लॉ की बहुत गहरी समझ होती है। ऐसा आप देखिएगा, जरूर मिलता है। इसका तार्किक आधार यह है कि बुध हमारी सोच और समझदारी होती है, जिससे ठीक आगे दूसरे यानी वाणी और ज्ञान को संचय करने के भाव में साक्षात देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान और नीति के कारक है, सूर्य जो कि शासन और राजदंड के कारक है, ये अगर एक साथ बैठे हों तो जातक की सोच को सीधे प्रशासनिक नियम और न्याय की व्यवस्था की ओर मोड़ देते हैं।
इसी प्रकार यदि सूर्य से अगले घर में बुध और शुक्र की युति हो जाए तो जातक के पिता बहुत बड़े और प्रतिष्ठित व्यवसायी बनते हैं, जो मुख्य रूप से कीमती, महंगी और लग्जरी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। ऐसा देखिएगा। इसका कारण यह है साथियों कि सूर्य जो है वो जातक के पिता का कारक है और पिता से ठीक आगे दूसरी यानी उनके धन और कर्म के विस्तार के भाव में व्यापार कारक बुध और ऐश्वर्य कारक शुक्र एक साथ बैठे हैं, जो पिता की आजीविका को सीधे बड़े व्यापारिक लाभ से जोड़ देते हैं। यदि सूर्य और बुध कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हो, मैक्सिमम लोगों के मिलते हैं बुध आदित्य योग, जिसे देखकर हम बड़े खुश होते हैं। सामान्य ज्योतिष में इसे बुध आदित्य योग कहा जाता है साथियों। तो जातक के पिता बहुत विद्वान, ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति होते हैं, अगर पाप प्रभाव नहीं हो, क्लोज कंजंक्शन ना हो तो। मतलब बुध अगर सूर्य की गर्मी से बच जाए तो, अस्त ना हो। ऐसा जातक खुद अकाउंटेंसी, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में बेहतरीन काम करता है, क्योंकि राजा सूर्य की आत्मा और तेज जब गणना और गणित के मालिक बुध से मिल जाएगी तो जातक का गणितीय मस्तिष्क जो है, एनालिटिकल माइंड, बहुत प्रखर हो जाता है। लेकिन यदि बुध के आगे शनि और केतु अगर दोनों बैठ गए तो जातक के शैक्षणिक करियर में बहुत सारी कठिनाइयां और हताशा आती है, क्योंकि बुद्धि का मालिक बुध जैसे ही आगे बढ़ता है उसे कर्म के धीमे ग्रह शनि का अवरोध और केतु का वैराग्य और मानसिक विच्छेद झेलना पड़ेगा। और साथियों यहां पर जब मैं कह रहा हूं कि उससे आगे यानी बुध से आगे शनि मिल जाए तो ये कहां कहां पर होगा, आगे कब कब मिलेगा? या तो दूसरे उससे अगले घर में हो, या उसके 7वें घर में हो, या उससे 5वें घर में हो, या बुध से अगर 9th हाउस में हो, या उससे पिछले घर में हो। नाड़ी ज्योतिष में इसी को माना जाता है संपर्क बनाना, यानी दूसरा और 12वां घर का संबंध बन रहा हो, 1, 5, 9 का संबंध बन रहा हो, और अगर सामने से 180 डिग्री पे 7वें घर पे आमने सामने बैठे हो तो भी संपर्क बन जाता है। हालांकि अगर बुध, शनि और केतु तीनों एक ही घर में एक साथ बैठे हों और उन पर कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ जाए तो ये एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली राजयोग की जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसा जातक प्रगाढ़ ज्ञान का भंडार होता है और समाज में किसी बहुत ऊंचे प्रशासनिक या सलाहकार के पद पर आसीन होता है, क्योंकि शनि कर्म के मालिक, केतु गहन रिसर्च और झंडे के मालिक, और जब बुध बुद्धि के साथ मिल जाएंगे तो उन पर गुरु की ईश्वरीय कृपा पड़ जाएगी तो जातक एक महान खोजी, दार्शनिक और उच्च स्तर का नीतिवान अधिकारी बनता है। व्यापार के दूसरे विशिष्ट योगों को अगर देखें तो अगर शनि से अगला घर उसमें बुध बैठ जाए, यानी बुध से पीछे शनि देव हैं, तो जातक निश्चित रूप से एक बहुत ही सफल इंडिपेंडेंट व्यापारी बनता है, क्योंकि कर्म के कारक शनि से ठीक आगे आजीविका का विस्तार करने के लिए स्वयं व्यापार के देवता बुध ग्रह रास्ता दिखा रहे हैं। वहीं अगर शनि के ठीक पिछले भाव में या शनि के तुरंत बाद अगर बुध बैठा हो तो जातक का प्रोफेशन ठेकेदारी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि शनि का मंदी का स्वभाव, स्लो मूविंग प्लैनेट है, और बुध का व्यापारिक गठजोड़, बिजनेस माइंडेड, ये जातक को निश्चित समय के लिए किए जाने वाले समझौतों या अनुबंधों की ओर धकेलता है। अगर बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाएं और ज्ञान के कारक बृहस्पति उन्हें पूरी दृष्टि से देख ले, तब भी जातक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बनता है, क्योंकि बुद्धि और धन के मेल पर जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो व्यापार में कभी घाटा नहीं होता। एक बहुत सुंदर, सॉफ्ट, कोमल और व्यवहारिक सूत्र यह भी है कि अगर कुंडली के किसी भी घर में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हों तो ऐसे जातक की हैंडराइटिंग यानी लिखावट बहुत ही आकर्षक, सुंदर और मोतियों की जैसी होती है। लॉजिक सीधा सा ये है कि बुध हमारी अंगुलियों, तीसरे घर में है, 3rd राशि का साइन का मालिक है,
लिखने की कला और संचार का कारक है। शुक्र सौंदर्य, कलात्मक और डिजाइनिंग का स्वामी है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो जातक की लेखनी में साक्षात सुंदरता तो उतरेगी। अंत में अगर हम सावधानी और बाधाओं के सूत्र की बात करें तो अगर बुध और शुक्र तुला राशि में एक साथ बैठ जाए तो जातक स्वयं तो बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन उसकी पत्नी को चीजें भूलने की बीमारी जरूर होगी। ये देखिएगा, क्योंकि तुला राशि शुक्र की मूल राशि है, जहां व्यापारिक और तार्किक बुध आकर शुक्र के स्त्री कारक तत्व को प्रभावित करता है, जिससे जीवन साथी के मस्तिष्क की एकाग्रता कमजोर हो जाती है। अगर कुंडली में बुध के आगे और पीछे दोनों घर पूरे तरीके से खाली हो, यानी कोई भी ग्रह अगर नहीं है, न दूसरे में बुध से न 12वें में बुध से खाली पड़े हो अगर वो दोनों घर, तो जातक की प्रारंभिक शिक्षा बहुत कम रह जाती है, क्योंकि बुद्धि का कारक बुध अकेला और असुरक्षित रह गया। उसे आगे बढ़ने के लिए किसी ग्रह का ताकत, संबल, सहारा नहीं मिला। इसी तरीके से अगर तुला राशि में सूर्य, बुध और केतु एक साथ अगर बैठे हों, तब भी जातक की उच्च शिक्षा अधूरी रह जाती है, क्योंकि तुला व्यापार की राशि है, जहां सूर्य नीच के हो जाते हैं और केतु मोक्ष और डिटैचमेंट का, विच्छेद का कारक है, जो मिलकर कुल मिलाकर जातक का मन पढ़ाई से पूरी तरीके से उचाट कर देते हैं, हटा देते हैं। अगर कुंडली में शुक्र और मंगल के बीच वाले घरों में बुध और सूर्य आ जाए, यानी एक तरफ मंगल है एक तरफ शुक्र है, इस बीच में सूर्य और बुध अगर हैं, तो जातक के पिता को जीवन में बहुत संघर्ष, कर्जे और कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पिता यानी सूर्य, बुद्धि यानी बुध, दोनों ही एक तरफ कामुकता और सुख शुक्र और दूसरी तरफ उग्रता और शत्रु का कारक मंगल के बीच में पाप कर्त्री जैसी स्थिति में फंस जाता है। अगर बुध से दूसरे घर में चंद्रमा और शनि की युति कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो जातक की पढ़ाई लिखाई से पूरे तरीके से मन उब जाएगा और वो अवसाद में चला जाता है, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि से आगे दूसरे घर में चंद्रमा, मन का कारक, और मंदी और अंधकार शनि भी अक्सर देखा गया है कि बैठते हैं तो भी होता है, तो जातक की सोच में गहरा नकारात्मक भ्रम पैदा कर देते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति से अगले भाव में बुध बैठा हो, तो जातक के जीवन में 2 शादियां होने का प्रबल योग बनता है, क्योंकि जीव गुरु जैसे ही आगे कदम बढ़ाएगा उसका सामना द्विस्वभाव वाले चंचल ग्रह बुध ग्रह से होता है, जो वैवाहिक जीवन में विकल्पों को जन्म देता है। इसके अलावा यदि जन्म कुंडली में बुध रेट्रोग्रेड यानी वक्री अवस्था में हो, तो जातक को अपनी विद्या पूरी करने में कई तरीके की अनअपेक्षित रुकावटों, परीक्षाओं में दोहराव और मानसिक भटकाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वक्रीय ग्रह की चेष्टा शक्ति उल्टी दिशा में काम करती है, जिससे जातक स्थापित नियमों से हटकर चलने का प्रयास करता है। आइए साथियों, अब हम 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमय, सूक्ष्म और मोक्ष प्रदाता ग्रह यानी केतु देव से जुड़े नाड़ी के सूत्रों की चर्चा करते हैं। नाड़ी ज्योतिष में केतु को कानून, वकालत, आध्यात्म, संन्यास, बैराग, धागा, गुप्त गतिविधियां और किसी भी कार्य में आने वाली अचानक से आने वाली रुकावट और सेपरेशन यानी विच्छेद का परम कारक माना जाता है साथियों। इसलिए केतु की स्थिति जातक को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके परम सत्य की ओर लेकर जाती है। और इसी संदर्भ में नाड़ी ज्योतिष का एक बहुत ही अद्भुत नियम यह कहता है कि अगर जन्म कुंडली में कर्म कारक शनिदेव के ठीक अगले घर यानी दूसरे भाव में केतु बैठ जाए, तो ऐसा जातक मेडिकल, फार्मेसी, सर्जरी या केमिकल डिपार्टमेंट में बहुत ही सफल, शानदार करियर बनाता है। इसके पीछे का गहरा ज्योतिषीय तर्क यह है कि शनि हमारा कर्म है, हमारी आजीविका है, और केतु सूक्ष्म जीवाणुओं, रसायनों, सुई, टांके, काटने फाड़ने की प्रतिक्रिया, कैंची, इसका प्रतिनिधित्व करता है। जब कर्म का स्वामी अपने से आगे इन तत्वों को देखता है, तो जातक की आजीविका सीधे सीधे दूसरों की बीमारियों को ठीक करने और उसमें काम आने वाले रसायन या चिकित्सा पद्धति से जुड़ जाती है। इसी तरीके से यदि हम कानून और न्याय के क्षेत्र की बात करें, तो यदि केतु और बुध की युति मिथुन राशि में हो या फिर बुद्धि के कारक बुध से ठीक अगले भाव में केतु बैठा हो,
तो जातक को देश के कानून और धाराओं की बहुत असाधारण और बारीक समझ होती है, जिससे ऐसे जातक अक्सर समाज में बहुत नामी एडवोकेट, बैरिस्टर या जज बनते हैं। इसका तार्किक आधार यह है कि बुध हमारी तार्किक बुद्धि और विश्लेषण क्षमता का कारक है, जबकि केतु अदालती विवाद, न्याय की बारीक व्याख्याएं और कानून की मोहर का प्रतिनिधित्व करता है। जब तार्किक बुद्धि का संबंध केतु के इस सूक्ष्म और खोजी स्वभाव के प्लैनेट से बनता है, तो जातक किसी भी कानूनी मामले की जड़ तक पहुंचने में माहिर हो जाता है। यदि हम जातक के पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन पर केतु के इस रहस्यमय प्रभाव को अगर देखें, तो नाड़ी ज्योतिष का एक बहुत गंभीर सूत्र यह कहता है कि यदि देवगुरु बृहस्पति यानी जीव कारक खुद आप से ठीक दूसरे घर में केतु आ जाए, तो जातक को स्त्रियों या अज्ञात महिलाओं से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी स्त्री के कारण जीवन में बहुत बड़ा धोखा, लांछन या शारीरिक संकट झेलना पड़ता है। इसका सीधा सा लॉजिक यह है कि बृहस्पति खुद जातक का जीव कारक है। आप खुद हैं जीव बृहस्पति। उससे दूसरा घर जातक का धन, कुटुंब और जीवन का अगला कदम है, जहां पर केतु, जो कि अचानक होने वाली रुकावट, धोखा और गुप्त संकट का कारक है, वो बैठ जाता है। क्योंकि शुक्र का पूरक प्रभाव केतु के साथ अक्सर संबंधों में अलगाव पैदा करता है, इसलिए स्थिति जीव के ठीक आगे एक अदृश्य जाल या संकट की स्थिति निर्मित कर देती है। इसी के विपरीत यदि पराक्रम और भाइयों के कारक मंगल देव से तीसरे भाव में केतु विराजमान हो, यानी मंगल से थर्ड काउंट कीजिए, मंगल से तीसरे घर में अगर केतु हो, तो जातक का भाई बहुत धार्मिक, शांत स्वभाव का, परोपकारी और ईश्वर का भक्त होता है। क्योंकि मंगल भाई होता है, उससे तीसरा भाव भाई के पराक्रम और उसकी धार्मिक अभिरुचियों का होता है, जहां मोक्ष और अध्यात्म के परम कारक केतु के बैठने से आपके भाई की ऊर्जा, एनर्जी पूरे तरीके से ईश्वर की भक्ति और सात्विकता की ओर मुड़ जाती। देखिए, इस सूत्र में सारे आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये सूत्र किस तरीके से बनते हैं। अनेकों सूत्र बनते हैं। आप भी किसी का चार्ट देखेंगे, उसमें भी इसी तरीके से कुछ होगा, तो आप भी खुद बना सकते हैं। आपको बहुत सारे प्रेडिक्शंस आने लग जाएंगे इस वीडियो के बाद, अगर आप बेसिक कोर को समझें तो, कि किस ग्रह का किससे संपर्क हो रहा है। और जैसा मैंने बताया, संपर्क के लिए उस घर में उसके साथ कौन बैठा है, पहला घर हो गया। 5वें घर में कोई बैठा है तो वो संबंध बना लेगा। 9वें घर में हो तो त्रिकोण का संबंध बना लेगा। पिछले घर में हो तो 12वां का संबंध बना लेगा। अगले घर में हो तो दूसरे का संबंध बना लेगा। और 7वें घर में हो उससे, यानी सामने बैठा है, तो भी संबंध बना लेगा। घर में जन्म के क्रम को जानने के लिए केतु एक बहुत ही अचूक सूत्र बताता है। उस सूत्र के अनुसार यदि जीव कारक बृहस्पति से ठीक पिछले यानी 12वें घर में अगर केतु बैठा हो, या फिर कुंडली में बृहस्पति और केतु के बीच के अंश यानी डिग्रीज में कोई भी अन्य ग्रह अगर न आता हो, तो ऐसा जातक अपने पूरे परिवार में सबसे छोटा होता है। फिर उसका छोटा भाई नहीं होता उसके बाद। इसका ब्रह्मांडीय वैज्ञानिक तर्क यह है कि केतु अंतिम छोर है, अंत का है, मोक्ष का कारक है, और फुल स्टॉप लगा देता है। जब वो जीव बृहस्पति के ठीक पीछे आकर बैठता है, तो वो जीव के तुरंत बाद आकाश मंडल में कोई किसी और ग्रह को छोड़ता ही नहीं। तो वो जातक के वंश या भाई बहनों के जन्म के कर्म को वहीं पर रोक देता है, जिससे जातक परिवार की अंतिम संतान बन जाता है। अंत में एक बेहद सुंदर और मानवीय गुण का सूत्र यह है कि यदि शिक्षा और बुद्धि के कारक बुध से अगले घर में केतु उच्च डिग्री में होकर बैठ जाता है, तो ऐसे जातक अपने माता पिता, गुरु और समाज के सभी बुजुर्गों का अत्यधिक सम्मान करने वाला, बेहद दयालु और निष्कलंक, साफ चरित्र का इंसान होता है। इसका तार्किक लॉजिक सिंपल सा ये है कि बुध हमारी सोच है। केतु जब उच्च और शुद्ध अवस्था में बुध से आगे बैठ जाए, तो वो जातक के भीतर अहंकार को पूरे तरीके से समाप्त कर देता है, क्योंकि केतु का मूल गुण ही अहंकार का विसर्जन करना होता है। ऐसे जातक अपनी चतुर बुद्धि का उपयोग चालाकी के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण, विनम्रता और सात्विक ज्ञान को आत्मसात करने के लिए करता है। तो साथियों, आइए अब इस वीडियो के इस अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण भाग में हम आ चुके, जहां पर हम ये चीज समझेंगे कि जब रहस्यमय ग्रह केतु भचक्र यानी कुंडली की अलग अलग राशियों में बैठता है,
तो जातक को किस तरीके के शारीरिक खतरे, दुर्घटना या रोगों के प्रति सावधान जरूर रहना चाहिए? देखिए, नाड़ी ज्योतिष में केतु जो है ना, केतु को चूंकि सूक्ष्म तत्व, अचानक से होने वाली घटनाएं, विच्छेद, डिटैचमेंट और विष का कारक माना जाता है। इसलिए जब ये अलग अलग तत्वों की राशियों में जाता है तो वहां के नैसर्गिक गुणों को प्रभावित करता है। और इसी कड़ी में हमारा सबसे पहला सूत्र यह कहता है कि यदि केतु मेष राशि में स्थित हो तो जातक को बिजली के करंट झटके, अग्नि, जहर, फूड पॉइजनिंग या किसी गलत इंजेक्शन के गंभीर रिएक्शन का खतरा रहेगा। इसके पीछे का ज्योतिषीय तर्क यह है कि मेष राशि साक्षात अग्नि तत्व की राशि है जिसके स्वामी मंगल देव है, और जब केतु जो स्वयं एक छुपी हुई अग्नि और विष का कारक है, इस उग्र राशि में जब वो बैठा हो तो वो शारीरिक प्रणाली में अचानक विषैले तत्वों या रसायनों के तीव्र विस्फोट या रिएक्शन की स्थिति पैदा कर देता है। इसके विपरीत अगर केतु वृषभ राशि में बैठा हो तो जातक को त्वचा की एलर्जी यानी स्किन एलर्जी का या गला या थ्रोट से संबंधित बीमारियां परेशान करती। लॉजिक आप समझ ही गए होंगे। वृषभ राशि हमारी कालचक्र की, अकाल पुरुष कुंडली की चक्र में दूसरा घर होता है जो मुख का है, गले का है, स्वर तंत्र का दर्शाता है। चूंकि इस राशि का स्वामी शुक्र त्वचा का नैसर्गिक कारक है, इसलिए केतु को यहां पर बैठना गले के टिश्यूज को इन्फेक्टेड करता है या त्वचा पर सूक्ष्म चकत्ते या एलर्जी पैदा कर देता है। अगर हम वायु तत्व की राशि मिथुन की बात करें तो मिथुन राशि का केतु जातक के मन में ऊंचाई से गिरने का एक अनजाना सा डर पैदा कर देता है। हमेशा उस जातक को डर लगेगा कि मैं ऊंचाई से गिर जाऊंगा, या उसके तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन और नर्वस सिस्टम में से जुड़ी कोई गंभीर समस्या उन्हें मिल सकती है, जिसके कारण ऐसे जातक को बिना सुरक्षा के ऊंचाई पर जाने से बचना चाहिए। इसका तार्किक आधार यह है कि मिथुन राशि काल पुरुष के तीसरे घर की राशि होती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे बाजू, आर्म्स, शोल्डर और श्वसन तंत्र को नियंत्रित करती है। चूंकि केतु का स्वभाव विच्छेद का होता है, इसलिए यह मस्तिष्क में मिलने वाले तंत्रिका संदेश यानी नर्वस, जो हमारे नर्व के सिग्नल्स हैं, उसमें अचानक से रुकावट पैदा करता है, जिससे ऊंचाई पर जाने पर जातक को अचानक से चक्कर आना या संतुलन खोने जैसी स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार अगर केतु जल तत्व की राशि कर्क में स्थित हो तो जातक को गहरे पानी में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसके पानी में डूबने की आशंका हमेशा बनी रहती है। कर्क राशि पूर्ण रूप से जल तत्व की है, कालपुरुष के चौथे घर में यानी हृदय और फेफड़ों का स्थान होता है। जब केतु जैसा अवरोधक ग्रह उस जलीय राशि में आता है तो वो जल के भीतर सांस रुकने या जल जनित अचानक से संकटों को उसका कारण बन जाता है। और चौथा साइन जो है 4, 8, 12 से संपर्क बनाता है। जब हम भचक्र यानी कुंडली के मध्य राशियों की ओर बढ़ते हैं तो सिंह राशि में बैठे हुए केतु की अगर हम बात करें तो केतु जातक के पेट का गंभीर रोग देता है। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन की समस्या या आग से दुर्घटना का भी संकेत देता है। इसका गहरा ज्योतिषीय रहस्य यह है साथियों कि सिंह राशि कालपुरुष का 5वां घर यानी हमारा उदर, हमारा स्टमक, हमारा पेट है। और इस राशि का स्वामी सूर्य हमारी रीढ़ की हड्डी और हड्डियों के ढांचे का कारक होता है। जब केतु इस सूर्य की राशि में आ जाता है तो वो पाचन अग्नि को असंतुलित करके पेट में अल्सर या रीढ़ की हड्डी के मज्जा में अचानक से खिंचाव या रुकावट पैदा करता है, डिस्फंक्शनिंग। वहीं पर कन्या राशि का केतु सीधे तौर पर हमारी आंत यानी इंटेस्टाइन्स को प्रभावित करता है, जिससे जातक का पाचन तंत्र हमेशा कमजोर रहता है। क्योंकि कालपुरुष चक्र में छठी राशि कन्या हमारी लोअर अब्डोमेन, निचला पेट का हिस्सा और आंतों की नैसर्गिक प्रतिनिधित्व करता है। जहां पर केतु का बैठना आंतों में इन्फेक्शन या गैस के ब्लॉकेज को जन्म देता है। यदि केतु तुला राशि में बैठ जाए तो जातक को बिजली के उपकरण और दवाओं के अचानक होने वाले साइड इफेक्ट से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि तुला राशि शुक्र की बाजार और संतुलन की राशि है। जहां केतु का बैठना शरीर में रासायनिक संतुलन यानी केमिकल बैलेंस को बिगाड़ देता है अचानक से,
जिससे दवाएं उल्टा असर करने लग जाती हैं। और भचक्र की अंतिम और गुप्त राशियों में केतु का प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है, जिसके अनुसार वृश्चिक राशि का अगर केतु मिल जाए तो अत्यंत संवेदनशील माना गया है इसे, जो जातक के जीवन में बिजली के झटके, विषैले कीड़े और सांप के काटने और वाहन से अचानक चोट का भय पैदा कर देता है। इसका काट्य तर्क यह है कि वृश्चिक राशि कालपुरुष का 8वां घर होती है और गहरे संकट, छुपे हुए विषैले जीव और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का घर होता है। और केतु इस राशि में अत्यधिक शक्तिशाली होकर जातक को अप्रत्याशित शारीरिक कष्ट जरूर देता है। इसके आगे केतु अगर धनु में आ जाए किसी को, तो वो दोबारा से जातक को किसी ऊंचे स्थान, पहाड़ या सीढ़ियों से अचानक गिरने के प्रति सचेत करता है, क्योंकि धनु राशि कालपुरुष का 9वां भाव यानी हमारी जांग और शरीर के ऊपरी झुकाव को दर्शाती है। और ये एक द्विस्वभाव अग्नि राशि है जो शारीरिक संतुलन में अचानक से भटकाव ला सकती है। अंत में अगर केतु मकर, कुंभ और मीन इन तीनों में, अंतिम तीनों ही राशियों में बैठा हो, तो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जातक को गहरा पानी, नदी, समंदर या तालाब के पास जाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहां पर जलघात या पानी में डूबने का खतरा सबसे ज्यादा होगा। इसका अंतिम तार्किक प्रभाव यह है कि मकर जो मगरमच्छ के प्रतीक के जल के छोर को दर्शाती है, कुंभ जो घड़े के रूप में जल के संचय को दर्शाती है, और मीन जो साक्षात गहरे समंदर की 2 मछलियों का प्रतीक है, ये तीनों राशियां जीवन के अंत और विसर्जन की दिशा में बढ़ती हैं। और मोक्ष कारक केतु जब इन राशियों में गोचर या जन्म के समय बैठ जाए तो जातक के भौतिक शरीर का अंत या बड़ा संकट जल के माध्यम से होने की प्रबल आशंका निर्मित कर देता है। आइए अब हम इन नाड़ी ज्योतिष के कुछ ऐसे अनमोल मिश्रित सूत्रों की चर्चा करते हैं जो देखने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन उनके पीछे का ज्योतिष विज्ञान और तर्क इतना ज्यादा सटीक है कि उन्हें देखते ही आप किसी के भी जीवन की अचूक भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसी कड़ी में नाड़ी ज्योतिष का एक मूलभूत नियम यह कहता है कि जन्म कुंडली में जो भी ग्रह बाधक की भूमिका में आता है, वो जिस भी भाव में आकर बैठता है, उस भाव के नैसर्गिक और भौतिक सुखों को पूरे तरीके से नष्ट कर देता है, क्योंकि बाधक ग्रह का काम है उस घर की ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर देना होता है। इसी प्रकार अगर कुंडली के किसी भी घर में शुक्र और राहु एक साथ बैठ जाएं, तो जातक के गले में उसके पूरे जीवन काल में कभी ना कभी कोई अनाज का दाना, कोई सिक्का या कोई बाहरी वस्तु जरूर बुरी तरीके से फंसेगी, जिससे उससे तीव्र सांस में अवरोध या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या फिर अस्थमा भी बन सकता है, दमे की बीमारी हो सकती है। इसके पीछे का ज्योतिषीय तर्क यह है कि शुक्र हमारा भोजन, स्वाद, मुख के भीतर के रसों का नैसर्गिक कारक होता है शुक्र। और राहु क्या होता है? राहु अचानक से होने वाले अवरोध, गले के भीतर की नली, ये जो नली है, और निगलने में आगे वाली आकस्मिक रुकावट का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों किसी भी भाव में मिलते हैं तो जातक के भोजन ग्रहण करने की नली में राहु का अचानक से एक भ्रम या भौतिक रुकावट की स्थिति पैदा करता है। यदि हम संतान और वंश वृद्धि के संवेदनशील सूत्रों को देखें, तो यदि किसी जातक की कुंडली में 5वें घर में सूर्य और बुध की युति हो जाए, या फिर 5वें घर में केतु मेष, सिंह या धनु राशि में बैठा हो, तो ऐसे स्थिति में जाति का अगर फीमेल है तो उस फीमेल का गर्भपात यानी मिसकैरेज भारी नुकसान झेलता है। इसका वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारक यह है कि 5वां घर गर्भधारण का है, संतान का नैसर्गिक घर है, और सूर्य एक शुष्क और अत्यधिक गर्म यानी कि फायरी प्लैनेट है। और वो जब 5वें घर में बैठता है तो गर्भ के वातावरण को अत्यधिक तप्त कर देता है, गर्म कर देता है। और चूंकि बुध को एक नपुंसक या अविकसित ग्रह माना गया है, इसलिए सूर्य और बुध की युति गर्भ को समय से पहले ही शुष्क कर देती है। वहीं दूसरी ओर केतु जब 1, 5, 9 नंबर की अग्नि तत्व की राशियों में, घरों में 5वें घर में स्पेशली आकर बैठ जाए, तो चूंकि केतु का मूल स्वभाव ही विच्छेद यानी सेपरेशन यानी काटने का है, इसलिए वो अग्नि तत्व की तीव्रता के साथ मिलकर गर्भस्थ शिशु का गर्भाशय से असमय विच्छेद करा देता है। घरों की आंतरिक बनावट और नाड़ी वास्तु को लेकर भी एक बहुत ही जादुई और प्रमाणिक सूत्र हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है।
वो क्या कहता है कि यदि जन्म कुंडली में कहीं भी मंगल और बुध एक साथ बैठे हों तो जातक के घर की रसोई, किचन जो मंगल होता है, उसके ठीक पास से या उसके बिल्कुल सटी हुए घर के ऊपर जाने वाली सीढ़ियां बनी हुई मिलेंगी। इसका बहुत तार्किक प्रवाह यह है कि मंगल साक्षात अग्नि, भट्टी और रसोई घर के नैसर्गिक कारक है, जबकि बुध हमारी सीढ़ी, मोड़, रास्ते और घर के भीतर के वास्तु ढांचों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये दोनों ग्रह कुंडली में एक ही घर की ऊर्जा को साझा करते हैं तो भौतिक धरातल पर भी जातक के निवास स्थान में रसोई की अग्नि और सीढ़ियों का मार्ग एक दूसरे के बहुत करीब और एक ही दीवार से सटे हुए निर्मित हो जाते हैं। ग्रहों के गोचर और भावों के फलों को नष्ट करने के मामले में राहु का एक बहुत ही गुप्त नियम काम करता है। वो ये कहता है कि राहु कुंडली के जिस भी घर में बैठता है वो अपने स्थान से ठीक पिछले घर यानी अनुलोम गति में एक भाव पीछे के फलों को पूरे तरीके से खराब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राहु कुंडली में 11वें घर में यानी लाभ स्थान में बैठा है तो वो आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान के फलों को बिगाड़ देगा। इसका गहरा खगोलीय तर्क ये है कि राहु और केतु हमेशा वक्रीय रेट्रोग्रेड चलते हैं, यानी वे आगे बढ़ने की बजाय हमेशा पीछे के घर की ओर गति करते हैं। जब 11वें घर में बैठा हुआ राहु उल्टी चाल चलते हुए 10वें घर की ओर जाता है, अपनी दृष्टि, अपनी छाया, अपना प्रभाव जब वहां छोड़ता है तो कर्म प्रस्थान की ऊर्जा उसके प्रभाव से दूषित हो जाती है, जिससे जातक को अपने करियर में अचानक से उतार चढ़ाव या छुपे हुए शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अंत में एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक शारीरिक लक्षण सूत्र यह कहता है कि अगर किसी जातक के लगन भाव में बुध देव विराजमान हो जाए, यानी बृहस्पति के साथ बुध बैठ जाए, तो ऐसे जातक के गालों पर या उसकी ठुड्डी, चिन्ह, इस पर बहुत ही सुंदर और गहरे गड्ढे, डिंपल पड़ते हैं, जो उसके पूरे व्यक्तित्व को अत्यधिक आकर्षक बना देते हैं। इसका सीधा सा शारीरिक विज्ञान यह है कि लगन हमारा चेहरा और भौतिक शरीर है और बुध देव भचक्र के सबसे युवा, बालक और राजकुमार ग्रह हैं जो चेहरे पर एक मासूमियत और बचपन का प्रभाव देते हैं। जब बुध चेहरे की मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं तो हंसते समय गालों में पड़ने वाले डिंपल जातक के सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देते हैं और लोग उसकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, साथियों, ये थे नाड़ी ज्योतिष के वो परम कल्याणकारी और अचूक सूत्र जो इस पूरी सीरीज का निचोड़ है। नाड़ी ज्योतिष का ये समंदर बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, लेकिन आज जिन सूत्रों को हमने सीखा उन्हें यदि आप अपने मित्र, परिवार और जातकों के कुंडलियों पर हूबहू अगर लगाएंगे तो आप खुद इनके 100% सटीक परिणामों को देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। आप इन सूत्रों को जरूर आजमाइए अपने कलीग्स पर, अपने फैमिली पर, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा सूत्र आपकी कुंडली में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। इस वीडियो को अपने साथी ज्योतिष प्रेमियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ दोबारा मिलूंगा साथियों। अब तक चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट ज्योतिष सीखने के वीडियोस के बारे में सूचना समय पर लेते रहने के लिए। अगले वीडियो में और फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम।